Exercise 1.6, question number 4. The third angle of an isosceles triangle is 16 degrees less than the sum of the two equal angles. Find the three angle of triangle. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का तीसरा एंगल दो एंगल के सम से 16 डिग्री कम है, तो बाकी सब तीनों के तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने हल करना है इसको। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट y is the third angle of isosceles triangle and x is the first angle of triangle। तो हमें पता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो बेस एंगल इक्वल होते हैं। अब ये एक सवाल काफी लेंथी है तो ट्राइंगल के मतलब ज्यादा डिटेल नहीं दी जा सकती यहाँ पर, लेकिन इतना आप याद रखें कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके बेस एंगल बराबर होते हैं, दो एंगल उसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो x है वो फर्स्ट एंगल है और जो ये वाला x है ये इसका बेस एंगल है जो कि इसके बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये सेकेंड एंगल भी इसके बराबर होगा, ये फर्स्ट एंगल के बराबर होगा सेकेंड एंगल। तो यहाँ पर इक्वेशन हमने बनानी है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने हल करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे और इसमें से ये वाला जो एंगल होगा ये वाले दोनों के सम से अगर 16 माइनस कर दें तो वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू x प्लस एक्स माइनस 16। y एंगल है, थर्ड एंगल ये है, तो ये वाला एंगल जो है इन दोनों को प्लस अगर कर दें तो उसमें से अगर माइनस 16 कर दें क्योंकि वो लेस देन है 16 से, वो इसके बराबर फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख देते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे टू एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, टू बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, इसलिए हमने ये भी x के इक्वल रखा है और ये भी x के इक्वल। तो यहाँ पर इसको ऐड किया तो ये 2x आ गया और यहाँ पर माइनस 16 आ गया, ये वाला माइनस। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करके लिख लेते हैं, ये 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये वाला y यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो हम इस तरह इसको लिख लेते हैं, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है वी नो sum of all internal angle of a triangle are equal to 180 degree। तो इसको, इस रूल को, ये रूल है, इस रूल को समझते हुए हम इसको सारे एंगल्स को जमा करके सारे एंगल का सम लेकर इसको 180 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो इसको x और x 2x हो गए और y जो इसमें प्लस हो गया और इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह निकाल ली है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन आ चुकी हैं, इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इजीली हल कर लेंगे। दोनों इक्वेशन हमने लिख ली हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इसके हम तीन मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहला कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो x और y के साथ जो नंबर लगे हुए होते हैं, साथ जो मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं, वो कोएफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे ये 2 है तो इसके साथ लगा हुआ है x वेरिएबल है तो इसके साथ ये 2 लिखा हुआ है, तो ये वाला इसका कोएफिशिएंट है। और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका कोएफिशिएंट -1 है। इसके साथ ये माइनस का निशान है और इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो इसी तरह ये 2 इसका कोएफिशिएंट और इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका कोएफिशिएंट +1 होगा। तो यहाँ पर हम ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया है। अब हम वेरिएबल का मैट्रिक्स बना लेंगे इसके जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख लिया है हमने जिसकी एंट्री x और y है। अब हमने कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखना है जिसकी एंट्री 16 और 180 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 16 and 180।
तो 3 मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हम इसके नामों से ये मैट्रिक्स बना लेंगे, इनको नाम दे देंगे। जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा उसका नाम हम ALX रख लेंगे और उसकी एंट्री लिख देंगे 2 -1 2 1। और जो वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा उसका नाम हम X रख लेंगे और उसकी एंट्रीज उसके अंदर हम लिख लेंगे, जो कि एंट्रीज हैं X और Y। और उसके बाद एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स जिसका नाम हम B रख लेंगे और उसकी एंट्रीज 16 और 180 है, तो वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं B = 16 और 180। ये हमारे आगे चल के बड़े काम आएंगे, तीनों ही इस्तेमाल होंगे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा भी। तो B मैट्रिक्स हमने बना लिया है जिसकी एंट्रीज 16 और 180 है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है X = A 1 × B, वो हम लिख लेंगे। X भी हमारे पास है और B भी हमारे पास है, हमारे पास A 1 नहीं है। तो A 1 फाइंड करने के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। पहले तो मैट्रिक्स A चाहिए होता है, जो कि हम यहाँ से देखकर, ये वाली एंट्री है इसकी, तो यहाँ से देखकर उसकी एंट्री हम लिख लेंगे और मैट्रिक्स A लिख लेंगे। मैट्रिक्स A की एंट्रीज हैं 2 -1 2 और 1, तो वो हमने लिख लिया है। अब A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, डिटर्मिनेंट फॉर्म ये होती है कि इसको भी और ये वाली सारी एंट्रियों को भी 2 पैरेलल लाइन के अंदर लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 2 पैरेलल लाइन के अंदर 2 -1 2 1 इसकी एंट्रीज हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करते हैं। ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है, माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है। तो 1 2 2 होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, और उसके बाद 2 1 भी 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, लेकिन ये माइनस का निशान है, तो यहाँ पर एक फार्मूले का माइनस है, जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 + 2 आ जाएगा। और 2 + 2 हर एक को पता है कि 4 के ही इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो आया है वो 4 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 भी नहीं है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए अब हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। अब हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मैट्रिक्स A, हमारे सामने होना चाहिए, तो वो सामने ही है। तो हमने एडजॉइंट ऑफ A किस तरह फाइंड करना होता है, एडजॉइंट ऑफ A ये वाली एंट्रीज की जगह तब्दील करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं उसकी जगह इंटरचेंज कर देते हैं। इसकी जगह पर ये लिख देते हैं, इसकी जगह पर ये लिख देते हैं। तो लिख दिया है हमने, ये 1 लिख दिया है 2 की जगह पर, और इस 1 की जगह पर 2 लिख दिया है। तो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इसकी एंट्रीज के साइन को हमने चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है इसके साइन को चेंज। ये माइनस था तो इसको हमने प्लस कर दिया है, और ये वाला भी ये प्लस का था तो इसको हमने माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ चुका है। अब हम इजीली A 1 का फार्मूला लगा के A 1 फाइंड कर लेंगे। हमें अच्छी तरह याद भी है A 1 का फार्मूला, और यहाँ पर मैं लिखूंगा भी। A 1 = होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ A जो अभी हमने निकाला है और जिसकी ये वैल्यू है, तो उसकी एंट्रीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसकी एंट्रीज हैं 1 1 -2 और 2, ये सारी लिख लिए हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो आई है, ये वाली, ये सारी की सारी A 1 की वैल्यू है। इसको हम अभी हल नहीं करेंगे, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये सारी एंट्रियों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि आगे जाके क्या आसानी पैदा करता है। इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे और इसी तरह ही इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो आगे जाके हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उसको हम दोबारा लिख लेंगे, कोई हर्ज नहीं होता दोबारा इक्वेशन लिखने में। तो इक्वेशन क्या है, वो है X = A 1 × B, और A 1 की ये सारी वैल्यू है, ये हम इधर लिख, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो A 1 की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। और उसके बाद हमने ये वाली B की वैल्यू लिख देनी है। B की वैल्यू मुझे तो याद है कि वो 16 और 180 इसकी एंट्रीज थी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर हमने जब मैट्रिक्स बनाए थे, तो ये है B की वैल्यू, जहाँ पर हमने मैट्रिक्स बनाए थे
तो यहाँ पर हमने 16 और 180 लिख लिया है। अब आगे सिंपल ही है, इसको सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए 1/4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा इसके साथ, और इजिकल टू का निशान भी ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं मैथ मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 हमने भी लिख लिया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। प्लस के निशान के बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 तो हमने भी लिख लिया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 180। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, और प्लस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। -2 मल्टीप्लाइड बाय 16 हमने भी लिख लिया है -2 मल्टीप्लाइड बाय 16। प्लस के निशान के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 तो हमने भी लिख लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई ही करना है। इजिकल टू का निशान लिखा और 1/4 ऐसे ही लिखा रहा, और उसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया जो अंदर टर्म्स हैं, जो अंदर एंट्रीज हैं। तो 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, और 180 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो भी 180 आ जाएगा। उस जब -2 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 32 आ जाएगा, और 2 जब 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई भी किया है, लेकिन एक स्टेप और सिंप्लीफाई का बाकी है। 1/4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और उसके बाद जब 16 में हम 180 को प्लस करेंगे तो ये 196 आ जाएगा, और उसके बाद जब 32 360 से माइनस होगा तो 328 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लेना, मैंने जुबानी कर लिया है, इधर की एंट्रीज यही आएंगी। तो इसको हमने लिख लिया है। अब हम a इजिकल टू के इस तरफ जो ये वाला जो x है, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू रखें। मुझे याद है इसकी वैल्यू x और y थी, इसकी वैल्यू जो एंट्रियां थी। x इजिकल टू जब हमने मैट्रिक्स रखे थे एक दूसरे के इक्वल, तो x और y है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x और y, और वो मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, और साथ ही हम इज इक्वल टू के निशान के बाद जो 1/4 लिखा हुआ है, इसको इसकी स्केलर मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन अब इसकी हम कर देंगे। 1/4 जब 196 से मल्टीप्लाई होगा तो 196/4 आ जाएगा। जब ये 328 से मल्टीप्लाई होगा तो 328/4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसको सिंप्लीफाई करना। यहाँ पर क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, जब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसके ऑर्डर भी बराबर होते हैं, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होती हैं। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये इसके बराबर है, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये इसके बराबर है। यहाँ पर कैसे हमने काटा है, 4 16, और उसके अंदर से एक 4 तो 16 तो काट गया, अब 3 बाकी बच गया, और 3 जब इसके साथ लगेगा तो वो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 4 36 होता है, तो ये 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 49 लिख लेंगे, आप कैलकुलेटर से कर लेना। उसके बाद इसको जब हमने काटा तो ये आ गया 8 4 32, और 2 4 8, ये 82 आ गया। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। तो ये जो x था वो फर्स्ट एंगल था हमारा, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल था वो x था, जो x था वो फर्स्ट एंगल था, और इसी के बराबर था सेकंड एंगल भी, क्योंकि जो बेस एंगल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड एंगल जो हैं वो दोनों के दोनों 49 आएंगे, और y जो होगा वो 82 है, वो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो यहां पर हम लिख लेंगे फर्स्ट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 49 डिग्री। सेकंड एंगल क्योंकि इसके बराबर ही है, सेकंड एंगल भी x के ही बराबर है, इसके बराबर ही है, तो वो भी 49 डिग्री आएगा। और थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 82 डिग्री, जो कि y है। अब हम क्वेश्चन 4 को बाय क्रैमर्स रूल हल करेंगे। तो क्रैमर्स रूल के मुताबिक हल करने के लिए भी हम एक
ट्राइंगल ड्रा करेंगे और सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। सपोज के थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पर हम y लिखते हैं। ये वाला थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का और ये इक्वल y है। तो फर्स्ट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू x हम रख लेते हैं। अगर हमने फर्स्ट एंगल को x से इक्वल रखा है तो सेकंड भी उसके बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑलवेज आर इक्वल। हमें यह पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल फर्स्ट जो होगा वो एंगल सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड आपस में बराबर हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 में ये कंडीशन दी गई है कि जो एंगल थर्ड है वो इन दोनों के सम में से अगर 16 को माइनस कर दिया जाए तो तब हासिल होता है। तो यहाँ पर हम उस तरह उसकी इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 16, और इसको सिंप्लीफाई किया x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, 2x माइनस 16 आ गया, और इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इज इक्वल टू के इस साइड पे ले जाना। इस 16 को जब हम इस साइड पे ले गए तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये y को हम इस तरफ ले आए यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x माइनस y इज इक्वल टू 16, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तभी हम क्रैमर रूल के हिसाब से क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमें ये मालूम है, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये पता है कि सारे के सारे इंटरनल एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हमने सारे के सारे एंगल जमा करके लिख लिए हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस एक्स जो ऐड होंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है, इक्वेशन नंबर 1 भी है। अब हम इजीली क्वेश्चन को क्रैमर रूल के मुताबिक हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे और उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए होगा वो हम बनाएंगे। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल ये एक्स और वाई वेरिएबल हैं, इसके साथ जो नंबर लिखे हुए होते हैं, इसके साथ जो नंबर लिखे होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। ये जो वाई है इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा, फिर इसके साथ फिर 1 होगा। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 1। ये ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। और उसके बाद एक हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स होगा। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू होगा 16 और 180। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 और 180, ये बी मैट्रिक्स की एंट्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसे। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, ये वाली दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को भी और इसकी सारी एंट्रीज को भी। तो लिख लिया है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराना है। ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। 1 2 2, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हमने यहाँ पर लिख लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्योंकि ये माइनस का निशान है तो इसको जो फार्मूले का माइनस है यहाँ पर वो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर ये वाला माइनस उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख लिया है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 सब जानते हैं कि वो 4 के ही इक्वल होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया है। अब हम AX मैट्रिक्स बनाएंगे। AX मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे सामने होने चाहिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले हम X के कोफिशिएंट की एंट्रीज हैं ए मैट्रिक्स में, जो X कोफिशिएंट की एंट्रीज हैं इसको हम एलिमिनेट करके इसकी जगह ये वाले मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को लिख देंगे।
ये वाली एंट्री 16 और 180 है, हमने लिख दी है। और उसके बाद ये वाली एंट्री इसी तरह ही लिखी रहेगी क्योंकि ये y का कोएफिशिएंट है, तो लिख दिया है हमने। उसके बाद इसी तरह ही ये मैट्रिक्स AX आ गया है हमारे पास। अब हम मैट्रिक्स AY बनाएंगे। AY मैट्रिक्स बनाने के लिए भी हमारे सामने दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। और अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली एंट्रीज को हम एलिमिनेट कर देंगे, ये y के कोएफिशिएंट की एंट्रीज हैं, और ये वाली एंट्री इसी तरह ही लिखी रहेंगी, और इसको एलिमिनेट करके इसकी जगह पर B मैट्रिक्स की एंट्रीज 16 और 180 लिख देंगे। उसके बाद हम AX को हल करेंगे और AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे AX को, और डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 60 के इक्वल आ जाएगा, तो हम ये 16 लिख लेंगे। उसके बाद 180 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो यहाँ पर फार्मूले का माइनस उससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा उसको, तो ये प्लस का 180 आ जाएगा। जब 16 को 180 में प्लस किया जाएगा तो 196 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 196 लिख लेंगे। ये x का डिटर्मिनेंट है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है हमें अच्छी तरह आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX 196 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 जा 16 और बाकी 3 बचा जो इसके साथ मिलके 36 हो गया, और 4 9 जा 36 होता है, तो ये 49 आ गया है। इसको कैलकुलेटर से आप कर लेना, वो अलाउड होता है। उसके बाद x की वैल्यू आ गई है 49, तो ये क्योंकि फर्स्ट एंगल था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 49, और जो कि सेकंड एंगल के बराबर भी था, क्योंकि बेस एंगल जो होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू सेकंड एंगल, और वो दोनों ही 49 डिग्री के इक्वल हैं। अब हम AY को हल कर लेते हैं और वहां से थर्ड एंगल निकालते हैं। यहाँ पर हमने AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट फॉर्म दो पैरेलल लाइन के अंदर मैट्रिक्स और उसकी एंट्रीज को लिखने को कहते हैं। हमने कर लिया है ऐसा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इस वाले प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360 आ जाएगा, यहाँ पर हम 300, और माइनस के निशान के बाद 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आ जाएगा, तो माइनस का 32 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 328 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। ये AY का डिटर्मिनेंट है। अब हम Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। Y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें अच्छी तरह आता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऑफ AY की वैल्यू 328 है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 4 है, वो भी हमने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद इसको काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और उसके बाद ये जो 8 है ये 2 पर कटेगा। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 82 आ गया है। अब इसको कैलकुलेटर से इजीली कर लेना, वो अलाउड होता है। तो ये y की वैल्यू 82 आ गई है, तो ये 82 डिग्री थर्ड एंगल है। तो सारे ही एंगल तो हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट और सेकंड एंगल 49 के बराबर हैं, और आपस में बराबर हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल हैं। तो उसके बाद ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन दोनों मेथड से हल हो चुका है। क्वेश्चन 4 बोथ मेथड से हल हो चुका है।